ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो चला जाए बाबू। तो क्या देख रहे थे अंतिम पाठ में बाबू हम लोग? समास प्रकरण का आरंभ कर दिए, ठीक है ना? तो क्या आया था? समास प्रकरण का आरंभ कर दिए। किसको कहते हैं समास? क्या बता दिए बाबू? तत्र समसनम समास आया कि नहीं आया? समसनम समास मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? संक्षिप्त होना। भाव में ही न किए हो भाई प्रत्यय, इसलिए देखो ल्यूड वाली भाव में ल्यूड करके व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं, विग्रह दिखा रहे हैं। विग्रह वैसे ना दिखाया जाएगा जैसा उस शब्द के द्वारा अर्थ बताना होगा। आया कि नहीं? तो चलिए समसनम समास संक्षिप्त होना। तो किसका संक्षिप्त होना, क्या संक्षिप्त होना, उसके लिए टिप्पणी बता दिए ना स्पष्ट करके। क्या बताया? बहुनाम पदानाम मिलित्वैक पद भवनम। हाँ कि बहुनाम पदानाम, बहुत पद। बहुत से तात्पर्य ध्यान रखना कि दो भी ले लेना है ना। बहुत से मत समझना कि तीन ही में 2 3 4 जितने भी पद हो उन सब अलग अलग जो पृथक पद थे है ना, उनका मिल करके एक पद हो जाना। तो संक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? यही संक्षेप होना, इसी को कहते हैं समास। बहुत पदों का मिल करके एक हो जाना। इसी के लिए हम लोग प्रसिद्ध चलाते हैं अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास। बात वही की वही है, समझ में आया? तो चलिए इसी को कहते हैं समास, ठीक। अब ये समास जो है बाबू कितने प्रकार के हैं, इसी क्रम से रख लिया जाए। आया कि नहीं आया? तुम याद करो लघु सिद्धांत जैसे उन्होंने लिखा वैसे ही, लेकिन निरूपण करने में ठीक रहता है। क्योंकि जब तक सामान्य धर्म का ज्ञान नहीं हुआ, मतलब समाज किसको कहते हैं, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके भेद प्रभेद की जिज्ञासा होती है क्या किसी व्यक्ति को? नहीं होती। जैसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं, गंधवती पृथ्वी, गंध वाली होती है वो पृथ्वी होती है। वो द्विविधा, तब ना जिज्ञासा होती है वो कितने प्रकार की है, कति विधा। तो कहते हैं द्विविधा, नित्या नित्या च वगैरह वगैरह। इस तरह से निरूपण करना एक ठीक रहता है। आया कि नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी समसनम समास कह दिया। और उसके बाद ये समास कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के हैं? समास पंचधा। वो समास 5 प्रकार के हैं। कौन 5 प्रकार है? क्रम से नाम बोल दो। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और 5वां आ गया द्वंद्व समास। ये 5 प्रकार के समास है। आया ना? वरदाचार्य जी ने कह दिया। चलिए तो इसमें सबसे तत्र आदौ केवल समास, सबसे पहले केवल समास है। तो उन सभी जो 5 समास है अब उनके परिभाषा दे रही है, वो दे रहे स्वरूप बता रहे कि किसको कौन सा समास किसको कहा जाए। है ना? केवल समास किसको कहते हैं, अब यही भाव समास किसको कहते हैं, ये सब क्रम से उन्होंने 5 पंक्तियों के द्वारा बताया। 5 ही ना पंक्ति? चलिए उसमें किसी तत्पुरुष के भेद प्रभेद भी बीच में बता दिए, कोई बात नहीं। तो समझ में आया? तो सबसे पहले केवल समास है। किसको कहते हैं केवल समास? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। क्या मतलब? कि विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त मतलब रहित जो समास है उसको केवल समास कहते हैं। देखो ना, नहीं कहते हम ये केवल मनुष्य है। आया ना? क्योंकि इसका विशेष कोई संज्ञा नहीं रखी गई है ना, तो उसको कहते हैं हम ये केवल मनुष्य।
लेकिन कुछ विशेष संज्ञा रख दी जाती है, राम श्याम, तो फिर कह दिया जाता है कि राम श्याम है, आया कि नहीं? तो वैसे ही अन्य समास की तो ये विशेष संज्ञाएं रखी गई, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास रखा है, लेकिन इस समास का इस तरह से कोई विशेष संज्ञा नहीं रखी गई, तो ये केवल समास आया ना। तो चलिए, तो केवल समास ठीक हुआ, चलिए यही कर दिए। फिर इसके बाद क्या आया? अव्ययी भाव समास। अब यही भाव समास आया, उसके लिए क्या बताया कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। क्या मतलब? कि मतलब प्रायण मतलब प्रायः अक्सर, कि जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता हो, आया ना, उस समास को अव्ययी भाव समास कहेंगे। लोग ध्यान नहीं देते बाबू, बोल देते पूर्व पद प्रधान होता हो, तो पद क्या प्रधान होगा बाबू? नहीं होगा, है ना, पद में कोई प्राधान्य नहीं ना है। उपकृष्णम कहा तो उप भी वही है, कृष्ण भी वही है, उसमें प्राधान्य अप्राधान्य पदों में थोड़ी ना होगा। नहीं, पदों में नहीं होता। तो प्राधान्य कहाँ? अर्थ में देखना, आया ना, अर्थ में देखना। तो पूर्व पद का जो अर्थ है वो प्रधान है। जैसे उपकृष्णम है, तो यहाँ पर उपकृष्णम का क्या अर्थ होता है? कि कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप। तो देखो कौन अर्थ प्रदान हो रहा है, अपने से अनुभव से देखो कौन अर्थ प्रदान हो रहा है? समीप अर्थ। तो पूर्व पद का ही ना वो अर्थ था, पूर्व पद का ही अर्थ था। पूर्व पद कौन था? उप। उसका अर्थ जो समीप है वो प्रधान है, तो पूर्व पदार्थ प्रधान ये समास हुआ। अब यही भाव समास है। जैसे कोई भी यथाशक्ति, उपकृष्णम, अधिहरि, अभी उदाहरण नाना प्रकार के उदाहरण देखेंगे, है ना, तो उसको अब यही भाव समास कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद कौन आया बाबू? तत्पुरुष समास, दूसरा नंबर का। तो उसका क्या बता दिया? प्रायेण उत्तर पद प्रधान। उत्तर देखो, तुम भी अभी पद प्रधान कह दिए। प्रायेण, ध्यान से बोला करो। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष द्वितीय, दूसरा है ना, द्वितीय तृतीय। अरे भाई केवल लिया ना, पहले केवल है, फिर अव्ययी है, फिर तत्पुरुष, तो तृतीय। ध्यान से बोलो। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय। आया ना। चलो, क्या मतलब इसका? प्रायण मतलब प्रायः, जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता हो, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष। एक उदाहरण ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए बताना पड़े तो कोई उदाहरण होना चाहिए आपके पास कि देखो ये राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, तो कौन अर्थ प्रधान हो रहा है? पुरुष अर्थ प्रधान हो रहा है। उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो रहा है, इसलिए उत्तर पदार्थ प्रधान हो, उत्तर पदार्थ प्रधान हो, तत्पुरुष समास। आया कि नहीं? एक नहीं तत्पुरुष भी करते हैं, ध्यान रखना बाबू। न पुरुषः इति अपुरुषः करते हैं ना, करते हैं। जो पुरुष नहीं है उसको क्या कहेंगे? अपुरुष कहते हैं, मतलब पुरुष से भिन्न। तो देखो अपुरुष ये समास हुआ, ये भी तत्पुरुष समास है। इसमें दो पद है ना, अपुरुष में पूर्व पद क्या है? मतलब नहीं, और उत्तर पद क्या है? पुरुष। तो देखो अर्थ जब कर रहे तो क्या अर्थ निकला? पुरुष से भिन्न। तो किसका अर्थ प्रदान हो रहा है? ध्यान देना, भिन्न अर्थ प्रदान हो रहा है। वो किसका अर्थ है? पुरुष का कि का? नहीं का है, नहीं का ना अर्थ है, नहीं का अर्थ होता है ना। फिर तो उसका अर्थ प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ, यहाँ का उत्तर पदार्थ प्रदान हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तो पूर्व पद का अर्थ प्रदान हो रहा है ना, ध्यान रखना। तो इसलिए जोड़ा है कि प्रायेण, प्रायः ऐसा हो गया। कहीं कहीं नहीं तत्पुरुष आदि समास में तत्पुरुष भी है, तब भी वहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधान नहीं मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। आया कि नहीं? समझे? इसलिए सब जगह प्रायण दे रहे, क्योंकि कहीं कहीं वो था, कहीं कहीं कोई बहुत कम ही है, लेकिन ज्यादातर में ये परिभाषा चल जाएगी। लेकिन कोई कोई समाज स्थल में ऐसा हो जाएगा कि वहाँ उत्तर पदार्थ प्रधान नहीं रहेगा और तत्पुरुष वो होगा। आया कि नहीं? तो चलिए, समझ में आया ना? इसलिए प्रायण जोड़ रहे हैं सब में। इसके बाद कौन आया? और इसमें ही बता दिया ना तत्पुरुष का, क्या बता दिया? तत्पुरुष भेदो कर्मधारय, कर्मधारय भी तत्पुरुष का भेद है, और कर्मधारय का भेद भी बता दिया। कौन है? कर्मधारय भेदो द्विगु समाज, कर्मधारय का भेद है। तो चलिए कोई बात नहीं, संख्या पूर्वक जब वो हो जाता है ना कर्मधारय, तो उसको द्विगु कह देते। सूत्र ये संख्या पूर्वक द्विगु। आया कि तो चलिए, जब आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस खाली नाम संकीर्तन कर लो। उसके बाद क्या आया? फिर आया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। बहुव्रीहि चतुर्थः, अन्य पदार्थ प्रधान होता हो जिसमें, आया ना?
यहाँ न पूर्व पद का अर्थ प्रधान होगा न उत्तर पद का अर्थ प्रधान, अन्य ही पदार्थ प्रधान होगा। आया कि नहीं? जैसे क्या उदाहरण दिए? पीताम्बर, पीताम्बर, कुछ विभक्ति जोड़ोगे, हिंदी का समाज थोड़ी चल रहा है। पीताम्बर, पीताम्बर किसका नाम हो जाता है? हरि का नाम हो जाता है, विष्णु का नाम हो जाता है। पीला कपड़ा है जिसका, है ना। तो पीताम्बर माना या कहने पर नहीं ना, तुम पीले कपड़े को नहीं ना लाते हो? नहीं लाते। किसको लाते हो? विष्णु को ना बुलाया जाता है। चाहे तो पीले कपड़े वाला कोई भी अन्य पदार्थ उसको ना बुलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्य पदार्थ प्रधान हो रहा है ना। तो इसलिए ये बहुरी समास है। इसमें भी प्रायण का है। चल तो कोई नहीं, कोई अपवाद हो गया। चलो फिर क्या आया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, उसमें क्या कह दिया कि प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम। हाँ, उभय पदार्थ प्रधान, दोनों पदों का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, प्रधान होता है, प्रायण प्रधान होता है। आया ना? तो दोनों पदों का तात्पर्य सभी पदों का। अरे कभी 3 पदों का भी वो किए तो मतलब वहाँ 2 का ही पदों का अर्थ प्रधान रहेगा क्या? नहीं, सभी पदों, सभी, यही तात्पर्य है। अब ज्यादातर चूंकि 2 पदों का करते हैं समास, इसलिए उभय पदार्थ कह दिया है। मतलब सभी पदों के अर्थ जहाँ पर प्रधान होता हो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे कि राम कृष्ण, चाहे राम कृष्ण देवदत्ता, ये भी ले लेना। तो ये सब सभी पदों का अर्थ न प्रधान होता है। सभी पदों का। चलिए, तो इसी को कहते हैं द्वंद्व समास। हो गया, समझ में? इसमें भी प्रायण है। चलो देख, इसके बाद क्या आया? सूत्र आया क्या? कि समर्थ पद विधि। हाँ, यहाँ से चलना है ना हम लोगों को। तो ये बढ़िया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समय हुआ इसमें? 11 मिनट हुई है। चलो चला जाए, इसी कर दिया जाए। चलिए, कौन समास आया बाबू? कौन सूत्र आया? समर्थ पद विधि। समर्थ पद विधि परिभाषा सूत्र है बाबू। ये कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र है। ठीक हुआ ना? देखते हैं कितने पद है, बोलो बाबू। समर्थ इति प्रथमैक वचनांतम, पद विधि इति प्रथमैक वचनांतम। ठीक है ना? 2 पद है। पदानाम विधि पद विधि। पदानाम विधि पद विधि। षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहे हैं ना? पद संबंधी विधि, यही ना अर्थ आएगा। अरे षष्ठी संबंध में होती है ना, तो पद संबंधी विधि। जैसे राज्ञ पुरुष है, राज पुरुष, मतलब क्या? राज संबंधी पुरुष। और संबंध कौन सा होगा वो हमको अभी उसमें नहीं जाना है। लेकिन पदानाम विधि पद विधि मतलब पद संबंधी विधि है ना। पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ। सूत्र में तो यही लिखा है, लेकिन वृत्ति लिखते समय इन्होंने समर्थाश्रित ऐसे लिख दिया है। क्या वृत्ति लिखे देखो ना बाबू? पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। तो पद संबंधी यो विधि, ये तो चलो पद विधि का ही अर्थ है। वो समर्थ सूत्र में लिखा था, इधर क्या लिख दिए? समर्थाश्रित, ऐसा लिख दिया। तो समर्थ पद की ही समर्थाश्रित में क्या कर लेनी है बाबू? लक्षणा कर लेनी है। क्या कर लेनी है? समर्थ पद की समर्थाश्रित में लक्षणा कर लेनी है। आया कि नहीं? तो वही लक्षणा करके अर्थ निकालना है। आया ना? चलिए, वरना शब्द से तो समर्थ नहीं निकल रहा है, समर्थ ही अर्थ आ रहा है। लेकिन समर्थाश्रित ये पद संबंधी जो विधि है उसको समर्था के आश्रित जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कि पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। समर्थ पदों के आश्रित जानना चाहिए। बोध्य लिखा है ना, तो जानना चाहिए। पढ़ लो एक बार, सूत्र वृत्ति पढ़ लो तो फिर। समर्थ पद विधि पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। आया ना? पद संबंधी जो कोई भी विधि, खाली इसके समास के लिए नहीं कह रहे, लेकिन समाज भी पद संबंधी विधि है कि नहीं है? पद संबंधी पदों का ही ना समास होता है। राज्ञ पुरुष, राजन पुरुष सु, तो राजन पद है, पुरुष पद है। तो ये इसका फिर समास क्या है? तो समास क्या है? पद संबंधी विधि है ना। विधि मतलब कार्य। तो पद संबंधी कार्य क्या हुआ? समास हुआ। तो वो क्या जानना चाहिए? समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। समर्थ पदों के आश्रित जानना चाहिए। और भी यदि कोई पद संबंधी विधि होगी तो वो भी समर्थाश्रित जाननी चाहिए पूरी अष्टाध्यायी में। आया ना? पद संबंधी जो भी विधि होगी वो समर्थ के आश्रित जाननी चाहिए। अब समर्थ के आश्रित जाननी चाहिए मतलब क्या है ना? समर्थ के आश्रित, समर्थ पदों के आश्रित जाननी चाहिए। तो समर्थ पद किसको कहते हैं? समर्थ किसको कहते हैं जानना पड़ेगा। तो देखो बाबू, जो पदों में
जैसे एक उदाहरण से समझो तो तुमको बात समझ में आए। जैसे हम कहेंगे राज्ञ, खाली इतना ही कहे, हाँ। है ना, मतलब क्या, राजा का। राजा का, तो हमको क्या आकांक्षा होगी बाबा? कि राजा का क्या, राजा का क्या, ये जिज्ञासा आकांक्षा हाँ, होगी कि नहीं होगी, होगी? है ना। तो पुरुष की आकांक्षा हो रही है, हाँ। जब हम कहेंगे पुरुष तब वो आकांक्षा शांत होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी। तो राज्ञ, हम कहेंगे मान लीजिए पुरुष, तो आकांक्षा होगी ना, किसका पुरुष? हाँ। पुरुष है तो किसका पुरुष है? कस्य पुरुष है? हम्म। तो कहा जाएगा राज्ञ। हाँ। तो दोनों पदों को बाबू परस्पर में आकांक्षा है कि नहीं है? है ना। हाँ, राज्ञ को पुरुष की आकांक्षा, पुरुष को राज्ञ की आकांक्षा है। तो इस आकांक्षा होने पर ही क्या होता है बाबू? परस्पर में दोनों पदों का क्या, पदार्थों का संबंध होता है। अरे आकांक्षा रहेगी तब है ना संबंध होगा। आकांक्षा ही नहीं रहेगी तो संबंध नहीं होगा। आकांक्षा भी रहे, अनवय बोध नहीं ना होता है। आकांक्षा यदि नहीं रहेगी परस्पर में, है ना, जैसे हमने कहा गौहु, अश्व, पुरुष वगैरह वगैरह 10, 15, 20 नाम बोल दिए, तो परस्पर में इन पदार्थों का अन्वय होगा? नहीं होगा, क्योंकि आकांक्षा ही नहीं है। गौहु, अश्व, पुरुष बोल दिए 10, 15 नाम, परस्पर में इनको कोई किसी की आकांक्षा ही नहीं, तो वहाँ पर अन्वय बोध, शब्द बोध नहीं होगा, नहीं होता, अन्वय नहीं ना होता, नहीं होता। अन्वय कब होता है? जब परस्पर में पदों की आकांक्षा होती है, आकांक्षा रहती है, तभी उस आकांक्षा रहने पर वहाँ पर अन्वय होता है परस्पर। समझ में आया? तो ऐसा जहाँ पर होता हो उसी पदों को क्या कहा जाएगा? समर्थ पद कहा जाएगा। जैसे राज्ञ पुरुष ऐसा कहा, यहाँ पर ऐसा आकांक्षा है कि नहीं परस्पर? दोनों की है। तो ये आकांक्षा के कारण यहाँ पर फिर अन्वय भी होता है, मतलब परस्पर में संबंध भी होता है ना। तो यहाँ पर ये राजन, राज्ञ और पुरुष, ये पद क्या कहलाएंगे बाबू? समर्थ पद कहलाएंगे। समझ में आया? क्या कहलाएंगे? समर्थ पद कहलाएंगे। यदि ऐसी आकांक्षा न रहे बाबू, है ना, ऐसी आकांक्षा नहीं रहे तब वहाँ पर उन पदों को हम समर्थ पद नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लो, है ना, राज्ञ पुरुष में तो है ना, तो वो समर्थ पद है। लेकिन एक उदाहरण देख लो, हम बोल रहे, ध्यान से समझना। भार्या राज्ञ पुरुष देवदत्तस्य, लिखो तो वाक्य लिख लो, तुमको समझ में आए क्या? भार्या राज्ञ, भार्या किसको कहते हैं? पत्नी को कहते हैं ना। तो राज्ञ है ना, पुरुष देवदत्तस्य, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं? भार्या राज्ञ, भार्या जो पत्नी है वो किसकी है? राजा की है। आया कि नहीं? और पुरुष किसका है? तो देवदत्तस्य, देवदत्त का पुरुष है। इस तरह, इस अभिप्राय से वाक्य है। समझ में आया? क्या वाक्य है? कि भार्या राज्ञ पुरुष देवदत्तस्य, इस अभिप्राय से वाक्य समझ में आया? कि भार्या राजा की और पुरुष देवदत्त का। आया कि नहीं? अब बताओ, राजन पद को, राज्ञ पद को पुरुष पद की आकांक्षा है क्या? नहीं है, पुरुष पद की नहीं ना है। आया? पुरुष पद को राज्ञ की आकांक्षा है क्या? नहीं, उसको भी नहीं है। तो राज्ञ और पुरुष को परस्पर में दोनों को आकांक्षा नहीं ना है एक दूसरे पद की। तो आकांक्षा नहीं ना है बाबू, आकांक्षा रहित पद है। तो यहाँ पर ये राज्ञ और है, तो देखो वैसे ही राज्ञ पुरुष वैसे ही पद है, वही क्रम से लिखे है ना, इसलिए वो दोनों को आगे पीछे जुड़वाए, इनको बीच में रखे। देखो वही वाक्य है राज्ञ पुरुष, लेकिन यहाँ पर ये समर्थ पद नहीं है, सामर्थ्य इन पदों में नहीं है। आया कि नहीं आया? नहीं है बाबू, तो ये समर्थ पद नहीं है, तो यहाँ पर समास नहीं होगा, क्योंकि हम ये समर्थ पद विधि परिभाषा सूत्र क्या बताया कि पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ पदों के आश्रित ही होती है। ये पद संबंधी विधि समास विधि है कि नहीं है? पद संबंधी विधि है ना, समास है जो पद संबंधी कार्य है, पद संबंधी कार्य। तो पद संबंधी कार्य होने के नाते वो समर्थ पदों के आश्रित जानना चाहिए। तो समर्थ पद यदि रहेंगे तो उन्हीं का समास होगा। निकला क्या? यदि समर्थ पद नहीं रहेंगे तो वहाँ पर वो विधि कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हो पाएगा वो पद संबंधी विधि? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ ये दोनों पद समर्थ नहीं है, असमर्थ है। आया कि नहीं आया? समझे? इसी बात को कहना चाह रहे हैं। अब इसकी सामर्थ्य किसको कहते हैं? तो दो तरह का सामर्थ्य होता है, लिखना हो तो लिख लो तुम जानने के लिए। सामर्थ्यम द्विविधम,
सिद्धम, है ना। दो प्रकार का सामर्थ्य, क्या क्या? तो व्यपेक्षा सामर्थ्यम पहला तो हो जाएगा व्यपेक्षा सामर्थ्यम, और दूसरा हो जाएगा एकार्थी भाव सामर्थ्यम। भाव सामर्थ्यम आया। सामर्थ्य दो तरह का होता है, क्या क्या? व्यपेक्षा सामर्थ्यम, एकार्थी भाव सामर्थ्यम। दो तरह का सामर्थ्य होता है। व्यपेक्षा सामर्थ्य जो है वो वाक्य में रहता है, वाक्यों में ही होता है, और एकार्थी भाव सामर्थ्य जो है वो समास में होता है जी। अब उसकी परिभाषा क्या है तुमको जानना हो, समझना हो, तो थोड़ा एक काम करना, वो बाल मनोरमा टीका में दोनों की वो लिखी होगी परिभाषा है ना। चाहे तो बोधिनी में भी देखोगे, सिद्धांत कौमुदी की तुम्हारे पास है ना। है। समास कौन से खंड में है? दूसरे है, दूसरे में। हाँ, तो देखना वहाँ, तो परिभाषा या तो लिख लोगे, याद कर लोगे ना, तो बता देंगे। कुछ नहीं, एकदम सरल है कि व्यपेक्षा सामर्थ्य किसको कहते हैं, एकार्थी भाव सामर्थ्य किसको कहते हैं। लेकिन और वो सामर्थ्य जिसमें रहेगा उसी को ना समर्थ कहेंगे, उसी को समर्थ है ना। कहेंगे। अरे जिसमें सौंदर्य रहेगा उसी को ना सुंदर कहते हैं। वैसे सामर्थ्य जिसमें रहेगा उसी को ना समर्थ कहेंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई पद संबंधी जो विधि है वो समर्थ के आश्रित होती है। समर्थ के आश्रित मतलब जिसमें सामर्थ्य रहे जिन पदों में, वो पद समर्थ पद उसके आश्रित होती है। इन निकला। तो सामर्थ्य क्या चीज है उसको जानना हो तो उसकी परिभाषा, उसकी स्वरूप बताया गया है, उसको याद कर लेना है तो बता देंगे, कुछ है नहीं। लेकिन अभी यदि संक्षेप में यहाँ तुमको उदाहरण दे करके, दो उदाहरण से समझ में आया कि नहीं आया? कि यदि अपने से अपनी भाषा में समझने के लिए अभी रखना हो सामान्य मोटे मोटे रूप से, तो आकांक्षा आदि के द्वारा परस्पर में पद अन्वय योग्यता जो होती है ना, अन्वय योग्यता होना, यही क्या है बाबू? सामर्थ्य है। आया कि नहीं? आकांक्षा आदि के द्वारा परस्पर में अन्वय योग्यता। जैसे यहाँ राज्ञ पुरुष केवल वाक्य रहेगा, यहाँ पर आकांक्षा के द्वारा परस्पर में अन्वय की योग्यता है कि नहीं है? क्योंकि आकांक्षा दोनों पे दूसरे की है, तो वहाँ पर अन्वय की योग्यता है। तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा? सामर्थ्य है। मतलब वो दोनों पद क्या है? समर्थ है, ऐसा कहा जाएगा। समझ में आया? ठीक हुआ ना। और ये जो वाक्य तुमको दिया, क्या दिया? भार्या राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य। तो यहाँ पर भी वही राज्ञः पुरुष है, लेकिन यहाँ पर परस्पर में अन्वय योग्यता नहीं है है ना। आकांक्षा आदि के द्वारा परस्पर में अन्वय योग्यता नहीं है, क्योंकि एक दूसरों की आकांक्षा ही नहीं है। जब आकांक्षा ही परस्पर में नहीं है तो क्या अन्वय नहीं ना होगा? नहीं होगा। अन्वय योग्यता नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जाएगा? सामर्थ्य नहीं है, तो ये समर्थ पद नहीं कहलाएंगे। राज्ञ पुरुष वर्ण पद तो वही के वही है, लेकिन समर्थ पद नहीं है। ये दूसरों के प्रति आकांक्षा नहीं है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? समास नहीं होगा, क्योंकि समास जो है वो क्या है? पद संबंधी विधि है। वो समर्थ पदों के आश्रित होती है, समर्थ पद है नहीं, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। लेकिन राज्ञः पुरुष में हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा। वहाँ पर तो आकांक्षा है, वो पद तो समर्थ है, वहाँ पर समास कार्य हो जाएगा, संबंधी विधि हो जाएगी। यही कहना चाह रहे, बात समझे? चलिए, ऐसे स्थलों में समास रोकने के लिए यही सूत्र है, समझे ना। नियम कर दिया ना एक रूप से कि पद संबंधी जो भी विधि होगी वो समर्थ पदों के आश्रित ही होगी। आया ना? चलो भाई, समर्थ लगाना अर्थ समझे ना, ध्यान रखना बाबू, उलझना नहीं, सरल है। हाँ, फिर क्या आया? पढ़ो, इसको पढ़ो। समर्थः पद विधि पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो बोध्यः, है ना। पद संबंधी जो भी विधि, क्या हिंदी में बताओ अर्थ? पद संबंधी जो भी विधि है, वो समर्थ के आश्रित जाननी चाहिए। समर्थ पदों के आश्रित, समर्थ कौन होना चाहिए? पद होना चाहिए। तो समर्थ पदों के आश्रित जाननी चाहिए, मतलब समर्थ पद होंगे तभी उसमें वो पद संबंधी विधि होगी, वरना नहीं होगी। समझे? एकदम साफ। फिर क्या आया? प्राक
प्राक कडारात समासः। प्राक कडारात समासः। ये हो जाएगा ना, 3 पद है बाबू। प्राक, प्राक तो क्या हुआ, अब यही हो जाएगा, है ना। देखना कोई प्रथमा एक वचन में भी बन जाता हो, देखना है ना। प्राक उसमें अव्यय में देखना गण में आया कि नहीं आया। तो प्राक इति अव्ययम, कडारात इति पंचमेक वचनांतम, और हो जाएगा ना। और समासः इति प्रथमैक वचनांतम, ये कर दिया। कडारा, अब देखो वृत्ति देखे समझ में आए ना क्या कह रहे हैं। कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक समास इति अधिक्रियते। अधिकार सूत्र है बाबू ये, जी हाँ, है ना। ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है। आया ना। समासः का अधिकार जाता है यहाँ से लेके जी। समासः, समासः इसके बाद चलता है समासः। आया कि नहीं। हाँ। कहाँ तक जाएगा, तो सूत्र में ही अवधि बता दी है। प्राक कडारात, कि कडारात प्राक मतलब कडारात, कडार कडार करके कोई सूत्र आ रहा है। कौन सूत्र आ रहा है, तो वृत्ति में लिख दिया ना, कडाराः कर्मधारये, है ना। ये सूत्र है तो उसमें कडार शब्द है ना, तो उसी को पकड़ लिया। तो कडारात प्राक है ना। अरे सूत्र का एक देश पकड़ लिया है और कि कडारात प्राक मतलब कडाराः कर्मधारये, ये सूत्र के पहले पहले तक ये समासः का अधिकार जाएगा, है ना। अरे महर्षि पाणिनि जी ने ही स्वयं समासः का अधिकार कहाँ तक जाएगा स्वयं ही बता दिया। प्राक कडारात समासः। आया ना, क्या अर्थ हो जाएगा कि ये प्राक कडारात समासः, क्या अर्थ हो जाएगा कि कडाराः कर्मधारये सूत्र के पहले तक क्या होता है, समासः का अधिकार जाता है ना। समासः जाएगा। देख लो जरा अष्टाध्यायी में कहाँ सूत्र है ये तो प्राक कडारात समासः तो है ना, कहाँ का है, 2, 1, 3 दूसरे अध्याय के तीसरे पाद, दूसरे अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है प्राक कडारात। हाँ है प्राक कडारात, हाँ यही ना सूत्र है। अब यहाँ से अधिकार जाएगा कहाँ तक जाएगा, कडाराः कर्मधारये तक जाना है ना। फटाक से देखो कडाराः कर्मधारये, अरे देखो दूसरे पाद में होगा, पहले में नहीं होगा, पहले में पूरे में जाता है। दूसरे पाद में देखो कहीं सूत्र होगा वो कडाराः कर्मधारये, ध्यान से देखो। ये हाँ दूसरे पाद के समाप्त अंतिम सूत्र लास्ट है, लास्ट है, दिखाओ तो। हाँ कडाराः कर्मधारये 38वां है ना। हाँ 38वां। तो उसमें नहीं जाना है, उसके पहले तक का ना, उसको एक छोड़ देना है जी। ये 37 तक जाना है। समझ में आया। तो अब क्या निकला, क्या समझ में आया, समासः करने वाले सूत्र कौन कहाँ होंगे, कि समासः का अधिकार कहाँ तक जा रहा है, दूसरे अध्याय के पहले पाद पूरे में मतलब वो 2 सूत्र छोड़ देना है। वो 2 सूत्र कौन कौन है एक बार देख लो तो। ये समर्थ पदविधि, ये तो जो हम पढ़े अभी वही ना। हाँ उसके बाद सुबह मंत्रिते परांगवत स्वरे, ये सूत्र है। इसके बाद ये सूत्र है प्राक कडारात समासः 3 नंबर का। तो इसके बाद मतलब चौथे सूत्र से जाएगा, चौथे से लेके पूरा पहला पाद और दूसरा पाद पूरा बस उसमें एक कडाराः कर्मधारये को लास्ट वाला छोड़ देना। समझ में आया। कितने सूत्रों में सब में समासः का क्या जाएगा, अधिकार जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कुछ। तो इतने ही सूत्र है समास करने वाले बाबू जी, आया ना। ये 2 पादों को समझ लिए मतलब समास का काम खत्म, यही ना निकला। अरे यही सब सूत्र है जो समास करेंगे, आया कि नहीं। चलिए भाई अब पढ़ो इसको, प्राक कडारात समास लग गया ना। लगा। आवृत्ति में याद कर लेना चाहिए। जब समास का प्रकरण चल रहा है तो 2 पादों को याद करो, जो प्रकरण संबंधित जो अष्टाध्यायी में हो उसको क्रम से याद कर लेना चाहिए। क्या है, 2 पद याद कर लेना है कि नहीं। एक बार 2 पद याद हो गया उसको समझ लिए, समास का खेल खत्म। अरे 2 ही पाद के सूत्र है भाई। चलिए तो वही है, पढ़ो बाबू क्या है। प्राक कडारात समासः कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक समासः इति अधिक्रियते। वो संधि की है वहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा हिंदी में अर्थ, कि ये कडाराः कर्मधारये इस सूत्र से पहले तक समासः का अधिकार जाता है, अधिकार चलेगा। समझे, समासः इति अधिक्रियते। चल फिर आगे चले। सूत्र है सह सुप
सह सुपा आया ना, सह सुपा सुपा। कहाँ का सूत्र है? 2 1 4 4 आ जाएगा ना इसमें, हाँ, समास आ जाएगा। तो समास करने वाला सूत्र सूत्र है। है। किसका किसके साथ समास होता है अब बताएंगे, है ना। तो चलिए सह सुपा कितने पद है देखो पहले बाबू। सह इति प्रथम एक वचन प्रथमा होती है, सह बकलोल, अरे अव्यय है, सह अव्ययम सह इति अव्ययम अव्ययम, सुपा इति सुप का सुपा बन जाएगा ना, हाँ तृतीय एक वचनांतम तृतीय एक वचनांतम। तो वही तो है बाबू, 2 ही पद है, सह इति अव्ययम अव्ययम सुपा इति तृतीय एक वचनांतम वचनांतम आया ना। हाँ। चलो, और इसके पहले कौन सूत्र बोले थे अष्टाध्यायी में, तुम बोले थे ना। इसके पहले था ये प्राक कडारात समास। उसके पहले युवा मंत्र ते परांगवत स्वरे। सूत्र ध्यान से बोलोगे या अंट संट बोलोगे? सुबह मंत्र ते परांगवत स्वरे। स्वरे ये सूत्र है ना। हाँ। तो इसमें सुप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा सुप इति प्रथमिक वचनांत पढ़ा है ना वहाँ हाँ, पर। पढ़ा। उस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति ले आना, जी। ठीक हुआ ना। हाँ। क्या ले आए? सुप की अनुवृत्ति ले सुप आए। वहाँ कौन विभक्ति अंत है? ये प्रथमांत है, प्रथमिक प्रथमिक वचनांत है। हाँ, तो उस सुप की यहाँ अनुवृत्ति ले आएंगे, है ना। जी। तो समास का अधिकार चल ही चल ही रहा रहा है, है, हाँ। तो अर्थ कर लिया जाए। हाँ। देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं। सुप सुपा सह वा समस्यते। हाँ, समझे कि नहीं? किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है पहले ध्यान से बताओ। अरे समास करने वाला सूत्र है, सब पोथा पोथी करने से नहीं चलता इधर। यहाँ पर ये सुप की अनुवृत्ति आ जाएगी। कितने पद है पहले ये बोलो सह सुपा में? सह सुपा में 2 पद है, सह इति अव्ययम सुपा इति तृतीयक वचनांतम। वचनांतम। हाँ, अब किसकी किसकी अनुवृत्ति आएगी? यहाँ पर सुप की सुप अनुवृत्ति की आ अनुवृत्ति जाएगी। सुबह मंत्रिते परांगवत स्वरे, सूत्र याद होना चाहिए। जी। उस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आ जाएगी। और प्राकडारात समास से समास का अधिकार चल ही रहा है, वो भी आ जाएगा समास। तो चलो उसी सब को जोड़ के अर्थ लिख रहे हैं। देखो क्या लिख दिए, सुप सुपा सह वा समस्यते। लगा कि सुप सुपा सह वा समस्यते। ये सुप पहले जो लिखा वो कहाँ से आया ध्यान में है ना। और सुपा सह तो इस सूत्र में था ही, और समास लाए उसी का समस्यते कह दिए हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अर्थ किया जाए ना। अब एक बार पढ़ लो सूत्र और वृत्ति पढ़ लो। सह सुपा सुप सुपा सह वा समस्यते आया ना। तो सुप सुप के साथ विकल्प से समास होता है। सुप का सुप के साथ विकल्प से समास होता है, ऐसे ही ना अर्थ आ रहा है। सुप का सुप के साथ विकल्प से समास होता है, ऐसे ही आ रहा है। ध्यान रखना, सुप मतलब क्या समझ रहे हो तुम? 21 प्रत्यय बोलो। सु औजस अम औशस ताभ्याम बिस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गसोसाम गियो सुप। गियो सुप, ये 21 प्रत्यय को ना सुप कहते हैं। तो प्रत्यय है ना ये। तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तदंत का ग्रहण करना। तो सुप कहे तो क्या समझना, सुबंत ना समझना। तो क्या कर लोगे, सुप मतलब सुबंत, और सुबा मतलब तृतीय लगानी है ना, तो सुबंते न। तो सुबंतम सुबंते न वा समस्यते। नहीं समझे? सुबंतम सुबंते न सह वा समस्यते। यही ना अर्थ निकलेगा। रटो नहीं, समझो बात को। तुम रट रहे हो शब्दों को नहीं समझ। अरे ध्यान से देख करके करो। तदंत विधि की और कुछ नहीं किया है। प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण। तो क्या बन जाएगी वृत्ति, देख के बोला। सुबंतम सुबंतेन सह वा समस्यते। सुबंत का सुबंत के साथ है ना विकल्प से समास होता है। आया क्या? और ये सुबंत का सुबंत के साथ समास करने वाला सूत्र है, समझ में आया? आया। एक बात ध्यान देना बाबू, ये समास है ना पद संबंधी विधि है। हाँ, पद संबंधी विधि है। हाँ, तो ये समर्थ पदों के आश्रित होगी ना। समर्थ रहेगा तभी ना। इसलिए हम जोड़ के क्या बोल देते हैं, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ। उस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए क्या जोड़ देते हैं, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, ये कह देते हैं। समर्थ सुबंत के साथ ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये समर्थ सुबंत के साथ यदि बोल दे तो ये मत सोचना अरे समर्थ सुबंत। अब समझ में आ गया ना? आ गया। समर्थ से हमारा क्या तात्पर्य है? चलिए, तो यही ध्यान रखना है। तो अभी चलो क्या बन गए इसके अनुसार, चलो क्रम से कि सुबंत की समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। सुबंत का ना। सुबंत का क्या बोल रहे हो तो? सुबंत आधा स्त्रीलिंग आधा पुल्लिंग। सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। है ना। सुबंतम
समर्थेन सुबंतेन वा समस्यते। समर्थेन जोड़ दिया हाँ, जाए, जोड़ देंगे, अरे हाँ। कह दिया समर्थेन सुबंतेन, हाँ। आया ना, जी। क्या बन जाएगा? सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। ये अर्थ निकल जाएगा। वही उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। हाँ। क्या लिख दिया बाबू? सुप सुपा सह वा समस्यते। समझते ठीक हुआ? हाँ। अब जैसे कोई उदाहरण देखे तो समझ में आए, बड़ा हल्ला कर रहे हैं। क्या बना बोलो तुम जो तुम को। सुप सुपा सह वा समस्यते। क्या अर्थ कर दिया? कि- पदंत विधि सब हाँ, करके हाँ। क्या बन गया? सुबंत का समर्थ हिंदी क्या बोल रहे हो? संस्कृत बोलना नहीं आता है? सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते। आ जाएगा ना? हाँ। हिंदी में क्या होगा? आप बोलो। कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चल यही कर दिया, ठीक हुआ? हाँ। अब जैसे कोई उदाहरण देखे तब न समझा जाए। हाँ। आया कि नहीं आया? वैसे क्या समझ में आएगा? तो देखो कि एक दो लाइन 3-4 लाइन छोड़ के देखो, तत्र तीसरी लाइन में देखो, तत्र पूर्वम भूतः मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। पूर्वम भूतः इति लौकिकः। आया ना? हाँ। पूर्वम भूतः, ये विग्रह लौकिक विग्रह कर रहा है। पूर्वम पूर्वम भूतः। भूतः, आया ना? पूर्वम भूतः। भूतः, पहले हुआ। हाँ, पहले जो हुआ है, पूर्व में जो हुआ है उसको कहते हैं पूर्वम भूतः। ठीक? जी। तो ये विग्रह इतना तो हम लोग थोड़ा बहुत तो जान ही रहे हो ना, हाँ, एकदम जान से रहे, नहीं जान रहे ऐसा तो जान नहीं रहे। है। अभी क्रम से सब चीज बतानी है, क्रम से ही हमको देखना है। हाँ। लेकिन एक इसका उदाहरण समझ में आए कि कैसे क्या समर्थ सुबंध के साथ समास हुआ, सुबंध का है, देखना है ना। हाँ, हाँ। तो चलो, तो क्या है यहाँ पर? पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह हाँ। किया। अलौकिक विग्रह कर लिया जाए जी, इसको, हाँ। तो प्रकृति प्रत्यय अलग न निकाल अलग लिया निकाल जाए। लिया तो जाए। पूर्वम द्वितीय एक वचन हाँ, का है ना, द्वितीय तो क्या वचन कर का लोगे? है। पूर्व पूर्व हाँ, और उधर भूता में भूत सु। सु, ये क्या हो जाएगा? ये अलौकिक विग्रह ये हो जाएगा। तो लिखा है देखो, पूर्वम भूत इति लौकिक, लौकिकः। और फिर क्या लिखा? पूर्व अम भूत सु इति अलौकिक। यही ना अलौकिक हाँ, विग्रह ये बन लिखा है। जाएगा। अभी सब क्रम से समझेंगे, लेकिन अभी पकड़ो इस बात को, पकड़े? हाँ, क्या समझे। समझे? कि पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह कर विग्रह, लिया। फिर अलौकिक विग्रह फिर करा। क्या कर- पूर्व अम भूत सु। सु, ये अलौकिक विग्रह एक अलौकिक होगा। विग्रह कर लिया, लिया। कर लिया। हाँ। चलिए, अब यहाँ पूर्व अम भूत सु, ये है ना हाँ। अब की स्थिति। जी। तो यहाँ पर अब ये सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ये सहसुपा। क्या कहा? इसका अर्थ क्या किया? कि सुबंतम समर्थेन सुबंतेन वा समस्यते, सह वा समस्यते। सह जोड़ देना। हाँ। क्या बोलो फिर से? सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते। सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ विकल्प से समास होता है। आया ना? हाँ। तो यहाँ पर देखो एक सुबंध कौन हो गया? एक पूर्व अम पूर्व अम हो गया, ये हाँ, हो सुबंध गया, है कि नहीं? सुबंध है। और दूसरा सुबंध कौन है? भूत भूत सु। सु। तो उसके साथ, और दोनों समर्थ है ना? समर्थ। हाँ, एक समर्थ पद। अब समर्थ तुम पहली बार सुन रहे हो, ऐसे नहीं, कर रहे हो? पता है। हाँ, समर्थ है। पूर्व। हाँ, अरे समर्थ पहले हुआ तो परस्पर में दोनों को आकांक्षा है कि नहीं है? एक समर्थ पद है। हाँ, तो समर्थ सुबंध जो है उसके साथ समास समास होता है। होता तो है। दो सुबंध हुए कि नहीं हुए? हाँ। कौन कौन दो सुबंध हुए? पूर्व अम भूत सु। सु, इन दोनों का आप समास करना है तो हाँ, समास हो जाएगा। हो जाएगा। आया ना? हाँ। कौन कौन सुबंध का? पूर्व अम और भूत सु, दो सुबंध है, इनों का क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा? सहसुपा। सहसुपा, है कि नहीं? हाँ। और इस सूत्र से जो समास कर रहे हो जी। उसका कुछ विशेष नाम दिया गया है, विशेष संज्ञा दी गई है? अब यही भाव कि ऐसा कुछ नहीं दिया, तत्पुरुष बहुरी नहीं। कुछ नहीं ना दिया नहीं, गया? नहीं। ये कौन सा समास ये कहलाएगा? केवल समास यही कहलाएगा। केवल समास, जी, इस सूत्र के समझे। द्वारा जो समास होता है ना सहसुपा के द्वारा, वो सब केवल समास कहलाता कहलाता है। है। आया ना? जी। क्योंकि कोई विशेष नाम नहीं ना रखा गया है नहीं। इसका, इस समास का, बस समास
केवल समास यही ना कह रहे हैं। यहाँ पर कोई विशेष संज्ञा तो दी नहीं दी गई है इस समास को, है ना, तो केवल समास है। है, ठीक हुआ। तो चलो कोई पूछे पूर्वम भूतसु में समास की है, कौन समास है ये? केवल समास केवल समास है। तो चलो समास कर लिया जाए। अब इसका नाम क्या हो गया? समास नाम। किसका बाबू? पूर्व अम भूतसु। ये ध्यान रखना बाबू, समास जो है ना अलौकिक विग्रह में ही हम करते हैं, लौकिक विग्रह में नहीं ना, नहीं करते हैं। ये एक बात अलग से अपने से ध्यान रखना कि समास हम किसमें करते हैं? अलौकिक विग्रह में, अलौकिक विग्रह में ही करते हैं, आया ना। तो चलिए यहाँ पूर्वम भूतसु इसका नाम हो क्या हो गया? समास हो गया, आया ना। तो चलिए समास नाम हो गया। अब आ जाओ पहली पंक्ति में जहाँ पर थे जी, यू नो, ये सहसुपा घटाने के लिए लाए थे सीधा तीसरी पंक्ति में। अर्थ घटा कि नहीं घटा? घटा। सहसुपा का क्या अर्थ कर दिए? कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। विकल्प से होता है बाबू, इसका मतलब वाक्य भी रहेगा, अलग अलग भी रहेगा। तो पूर्वम भूत हम बोल तो रहे, आया ना। तो विकल्प से कहने का तात्पर्य यही ना हुआ कि भाई वाक्य प्रयोग भी हो सकता है, एक पक्ष में समास भी हो जाएगा। तो चलिए समास कर दिया। तो पूर्वम भूतसु इसका नाम क्या हो गया? समास नाम हो गया। ठीक, चलो अब चलो आगे कौन पंक्ति थी? समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक, आया ना। इसका नाम समास रख दिया। समास रख दिया तो इसकी अब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी ना। कौन सूत्र कर देगा? तद्धित समासाश्च। ये सूत्र क्या कर देगा कि समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कौन है यहाँ समास? पूर्व अम भूतसु, ये समास है ना, इसी का नाम समास रखा। किस सूत्र के द्वारा इसका नाम? सहसुपा, इस सूत्र के द्वारा लगा ना, लगा। बैठ रही है बात। चलिए तो अभी समास है तो समासत्वाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो ये पूरे का नाम क्या हो गया? प्रातिपदिक हो गया। अब प्रातिपदिक हो गया तो प्रातिपदिक का जो अवयव सुप है उसका लुक हो जाएगा। कौन सूत्र से? धातु प्रातिपदिक। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, कि धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका क्या होता है? लुक होता है। तो यहाँ पर धातु का अवयव सुप है कि प्रातिपदिक का अवयव सुप है। कौन कौन है वो? अम सु। इसका लुक कर दो, आया ना। तो चलो लुक कर दिया तो क्या बचा? पूर्व भूत। वही पंक्ति लगी, वही बचा। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक। अरे समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के कारण सुपो का लुक हो जाएगा। ठीक हुआ, यही कर लिया जाए। अब थोड़ा वो प्रक्रिया आगे क्या चलेगी वो बना लिया जाए। उसके बाद ये 2-3 लाइन जो बता रहे हैं उसको समझा जाए, ठीक है ना, ताकि हमारा एक क्रम बना रहे। समझे बात को? समझे। तो चलो शुभ लुक कर दिया तो क्या स्थिति बनी? पूर्व भूत ये बनी कि नहीं बनी? अब इसमें बाबू हमने समास तो कर दिया, ध्यान रखना बात को, है कि नहीं है। और प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई, शुभ लुक भी हो गया। अब पूर्व और भूत ये दो बचे, इसमें पहले किसको रखा जाए? अरे भूत को पहले रखे कि पूर्व को पहले रखे? कैसे? मतलब निर्धारण कुछ करना पड़ेगा ना। अरे दोनों का समास हुआ है, दोनों के शुभ का लुक हो गया है, आया कि नहीं आया? प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तो फिर अब पहले किसको रखा जाए? भूत को पहले रखे कि पूर्व को रखे, है ना। ये विचार होगा कि नहीं होगा? तो क्या किया जाए भैया? तो देखो बाबू, इसके लिए एक अगले ही पृष्ठ में देखो एक सूत्र है ना, कि पूर्व में किसका प्रयोग करना है। समास में पूर्व में किसका प्रयोग करना है उसके लिए एक सूत्र है। कौन सूत्र है? इस बार में देखो, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है। उपसर्जनम पूर्वम यही सूत्र निर्धारण करता है कि पूर्व में किसका प्रयोग करना है। ठीक हुआ? क्या लिखा? उपसर्जनम पूर्वम भी लगे, आज समझ लो बाबू। दो ही पद है, उपसर्जनम इति प्रथमैक वचनांतम, पूर्वमिति प्रथमैक वचनांतम, हो जाएगा ना। चलो क्या वृत्ति लिखे हैं? समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। समास में उपसर्जनम मतलब उपसर्जन जो होगा उसको प्राक प्रयोज्यम, पहले प्रयोग करना चाहिए, मतलब पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। किसका? उपसर्जन का। अब उपसर्जन किसको कहते हैं भैया? तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र उसके पहले ही पढ़ा है बाबू से। कौन सूत्र है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक बार समझ लोगे ना बाबू इसका तरीका,
फिर कहीं नहीं फंसेगा, तुम फटाक से करते चलोगे। हाँ। एक भी चीज मनमाने तरीके से नहीं की जाएगी कि हम कह दे इसको पहले बोल दो इसको बाद में बोल दो, ऐसा नहीं होगा। एकदम सूत्र से चलना है। आया कि नहीं? आया। तो चलिए, तो ये समझ में आया ना? कौन ये पूर्व प्रयोग किसका करना, कौन सूत्र बताएगा? उपसर्जनम पूर्वम, कि समास में उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, यही बता रहा। अब उपसर्जन किसको कहते हैं पहले वो बताओ, तब ना हम समझ पाएंगे। तो उसके लिए संज्ञा सूत्र आया, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। 3 पद है बाबू, प्रथमा निर्दिष्टम इति प्रथमैकवचनान्तम, और समासे वो संधि हो गई है ना, समासे इति सप्तमैकवचनान्तम, और उपसर्जनम इति प्रथमैकवचनान्तम। आया कि नहीं? तो समासे है ना, तो उसका देखो लिख दिए, क्या वृत्ति लिख दी है? समास शास्त्रे, समास शास्त्र में, समास सूत्र में, शास्त्र मतलब सूत्र, समास करने वाले सूत्र में क्या लिख रहे हैं आगे? प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। प्रथमा निर्दिष्टम, देखो बाबू अपने से समझ लो, समास शास्त्र में जो प्रथमांत पद होगा कि नहीं होगा? होगा। समास शास्त्र मतलब समास करने वाला जो सूत्र होगा, सूत्र में सूत्र में देखना है जो प्रथमांत पद है ना, उसके द्वारा निर्दिष्ट मतलब बोध्य जो होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। समझ में आया? जैसे एक उदाहरण से देखे, एक उदाहरण से देखे, जैसे तुमने वहाँ पर राज्ञ पुरुष में समास करते हो ना? करते कौन हैं। सूत्र कौन समास करते हो? षष्ठी तत्पुरुष समास करते हो ना, राजन वंश पुरुष सु, ऐसा करते हो नहीं करते हो? अब इसका सूत्र समास करते हो, किस सूत्र से करते हो? तो वो सूत्र है बाबू षष्ठी। कौन सूत्र है? षष्ठी। क्या उसका अर्थ होता है? लिख लो, अब जब आएगा तत्पुरुष में तो पढ़ लेंगे, लेकिन षष्ठी सूत्र पहले लिखो। षष्ठी है ना, इसका अर्थ क्या है? षष्ठ्यंतम, अरे तदंत विधि हो जाएगी ना षष्ठी में, तो षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन वा समस्यते, सह वा समस्यते, सह जोड़ देना, वा समस्यते। अरे सरल ही है भाई। षष्ठ्यंत सुबंत का क्या लिख रहे हैं? षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, यही तो कह रहे हैं। षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन, नहीं समर्थ्येन सुबंतेन सह वा समस्यते, आ जाएगा ना? ठीक है। अब देखो वहाँ पर क्या तुम्हारी थी? राज्ञ पुरुष, लौकिक विग्रह था। अलौकिक विग्रह क्या बनाए थे? राजन गस पुरुष सु। आया कि नहीं आया? अब यहाँ घटाओ, षष्ठ्यंत सुबंत कौन है? घटाओ इसको, षष्ठ्यंत सुबंत कौन है वहाँ? राजन गस। उसका किसके साथ? समर्थ सुबंत के साथ, है ना? समर्थ होना चाहिए, तो समर्थ है ही वो, तुम समझ के रखना है ना। अरे परस्पर में अन्वय की योग्यता है ना आकांक्षा के द्वारा, इसलिए वहाँ पर वो समर्थ सुबंत है। तो दूसरा समर्थ सुबंत कौन हुआ? पुरुष सु। पुरुष सु, ये हुआ ना? ध्यान से पहले से घटाओ, षष्ठ्यंतम सुबंतम कौन हुआ? राजन गस, उसका समर्थ सुबंत के साथ कौन है? समर्थ सुबंत है पुरुष सु। इसके साथ समास होता है विकल्प से, यही कह रहा। लगा? चलो, तो समास कर लेते वहां पर भी, और समास सत्व क्या हो जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद क्या हो जाता है? का लुक हो जाता है। का लुक हो जाता है। क्या बचता है? राजन पुरुष, पुरुष ये न बचता है। अब यहाँ पर भी प्रश्न आएगा, पहले किसको रखा जाए? आया कि नहीं? तो कौन निर्धारण करेगा? आ जाओ, यही ना सूत्र, उपसर्जन पूर्वम, कि उपसर्जन का क्या करना? उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करना। आया ना? ये राजन और पुरुष में जो उपसर्जन संज्ञा जिसकी भी होगी, चाहे राजन की चाहे पुरुष की, उसका क्या कर देना? पूर्व में प्रयोग करना। 2 पद है, पूर्व में पुरुष को रखे, मान लो कोई चीज करेगा तो ये जरूरी है कि राजन को ही रखे, कोई करेगा तो आपको सूत्र बताना पड़ेगा ना, कि भाई उपसर्जन संज्ञा जो भी होगा उसकी पूर्व में प्रयोग होगा। अब उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी भैया? तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसी को हमको समझना है। आया ना? अब चूंकि वहां तुमको साफ साफ दिखेगा, इसलिए ठीक है ना? क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। क्या अर्थ बताया इसमें? कि समास शास्त्र में मतलब समास सूत्र में, समास करने वाले सूत्र में
है ना। जैसे यहाँ समास करने वाला कौन सूत्र है? षष्ठी सूत्र है। उस सूत्र का क्या अर्थ किया है? उसका अर्थ क्या किए हो? षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते, यही ना सूत्र है। तो इसमें जो प्रथमांत पद कौन है इसमें? षष्ठ्यंतम सुबंतम, ये है कि नहीं है? यही है। अरे सूत्र में ही देखोगे तो षष्ठी है, लेकिन उसमें तदंत विधि करके उसी का ना षष्ठ्यंतम बनाया है। तो प्रथमांत पद कौन है? षष्ठ्यंतम सुबंतम, ये प्रथमांत पद है ना। प्रथमांत पद है। वो समर्थेन सुबंतेन वो नहीं ना है प्रथमांत, वो तो तृतीयांत है। हाँ वो तो तृतीयांत है। प्रथमांत पद कौन है समास सूत्र में? षष्ठ्यंतम सुबंतम, ये उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? राजन की पुरुष, वो दोनों में राजन हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। उसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। हाँ, यही कहना यही, हाँ, समझे कि समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत पद और उसके द्वारा जो निर्दिष्ट जो भी होगा, बोध्य जो होगा, उसकी क्या हो जाएगी? उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। लगा। जैसे यहाँ समास विधायक शास्त्र कौन हुआ? षष्ठी। हाँ। उसमें प्रथमांत पद क्या है? तो वो वृत्ति में देखना, हाँ, ताकि सब समझ में आए, है ना जी। वृत्ति में देखोगे ना। अरे वही ना, वो वाक्य वो सूत्र का ही तो अर्थ है। सूत्र तो उसमें जो प्रथमांत पद कौन है? वो षष्ठ्यंतम सुबंतम, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है? राजन है। उसकी क्या हो जाएगी? उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? अरे राजन गंस उसके द्वारा निर्दिष्ट है, गंस तो चला गया, इसलिए राजन ही है। तो उसी की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। हो जाएगी। और उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी तो कौन सूत्र लग जाएगा? उपसर्जनम पूर्वम, कि उपसर्जन का क्या करना? पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। उपसर्जन कौन है? राजन है। उसका पूर्व में पुरुष, इसीलिए राजन को पहले रखा जाता है। कोई नहीं कह सकता कि हम पुरुष को रख ले, नहीं ना कर सकते। वरना तो कहते दो है तो पुरुष को पहले रख लो, क्या बिगाड़ा है उसमें? पुरुष राजा ऐसा कुछ बना लो, है ना। लेकिन नहीं, उपसर्जन संज्ञा किसकी? राजन की, उसी का पूर्व प्रयोग होगा। समझ में आया? वही लग गए ना दोनों सूत्र एकदम साफ। चलिए अब यहाँ पर अब प्रकृत में आ जाओ हमारा। अब ये दो सूत्र जान ली। हमारा यहाँ क्या क्रम बना था? पूर्वम भूतः, अलौकिक विग्रह क्या किया था? पूर्व घस कहाँ से आ गया? अरे हाँ, पूर्व अम भूतसु, यही ना किया? पूर्व अम भूतसु, ये अलौकिक विग्रह किया। अब इसका क्या किए थे हम? समास किए थे। कौन सूत्र के द्वारा समास? सहसुपा। क्या अर्थ किया उसका? सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते। सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, जान ही चुके तुम। तो इसका समास कर दिए, नाम रख दिए, है ना जी। और समासत्वा क्या हो गए? प्रातिपदिक संज्ञा हो गए और शुभ लुक हो गया। कौन शुभ का लुक हो गया? अम सु का लुक हो गया। क्या बचा? पूर्व भूत, ये बचा। अब इसका पूर्व में किसका प्रयोग करना है? पूर्व का करे कि भूत का करे? यही ना प्रश्न आता। तो कौन बताएगा? उपसर्जनम पूर्वम बताएगा ना। इसमें जो भी उपसर्जन है उसका पूर्व में प्रयोग करो। तो अब देखा जाए इसमें किसका नाम उपसर्जन होता है, है ना। तो उपसर्जन संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। आया ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो बाबू क्या है? समास शास्त्र में जो प्रथमांत पद, तो समास शास्त्र कौन है? यहाँ समास करने वाला सूत्र कौन है? सहसुपा। उसका क्या अर्थ किए? उसी वृत्ति में ही देखना, वृत्ति जोड़े रखना। अर्थ किए सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते। है कि नहीं? इसमें जो प्रथमांत पद कौन है? सुबंतम। ये इसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? पूर्व भी है। यहाँ को ऐसा, उधर तो षष्ठी अंत मिल रहा था तो हमको राजन मिल गया। इधर तो दोनों सुबंते न कर रहे हो। तो इस सुबंत से पूर्वम को भी पकड़ सकते हो, भूत को भी पकड़ सकते हैं। अरे दोनों ही सुबंध है। दोनों ही। कोई ऐसा लिंग नहीं ना मिल रहा है जिससे हम कहे कि इस सुबंध से इसी को, ये प्रथमांत पद से इसी को लेना है। ऐसा कोई यहाँ लिंग नहीं ना। इसलिए हमने जब दृष्टांत तुमको दिखाया तो उधर ले गए षष्ठी, ताकि समझ में आए।
आया ना। हाँ, हाँ। वरना यहाँ तो मामला फंस रहा है। प्रथमांत पद तो सुबंध हो गया, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन होगा? अरे सुबंध करके इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, है ना, दोनों को ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि सुबंधम सुबंध है ना, यही कहा है ना, हाँ, सुबंध का हाँ, सुबंध के सुबंध साथ के साथ समास होगा। समास होता है। तो कोई से भी सुबंध पद से किसी को सुबंध को ग्रहण कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो हाँ। फिर यहाँ पर तो नहीं ना निर्धारण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, कि भैया पूर्वम को पहले रखे कि भूत को पहले रखे। आया ना, हाँ, पूर्व भूत ये स्थिति बन के खड़ी है हमारी, हाँ। क्या किया जाए भैया, है ना। तो देखो इसीलिए देखो आगे लिखा है क्या, इन्होंने रूप क्या बना दिया आगे देखो, पूर्वम भूतसु ये सब करके समास कर लिया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, शुभलुक हो गए, पूर्व भूत बना, ये बना ना। तो क्या इन्होंने रूप बनाया, भूत पूर्व ऐसा बनाया। किसको पहले रख लिए, भूत को पहले रख भूत को रख लिए। तो कैसे भैया, पूर्व ने क्या बिगाड़ा था, पूर्व को रखो, पूर्व को रख सकते कि नहीं हाँ, रख रख सकते? सकते। तो देखो आगे लिख रहे हैं, उसी के लिए पंक्ति लिख रहे हैं, उसी को पढ़ लो पहले। भूतपूर्वे चरण इति निर्देशा। देखो ये भूतपूर्वे चरण भगवान पाणिनि जी का एक सूत्र है। क्या सूत्र है, भूतपूर्वे चरण, चरण प्रत्यय करने वाला, भूतपूर्वे, है ना, चरण ये सूत्र है। तो हमको वो सूत्र के अर्थ और उसके साथ कोई मतलब नहीं, भगवान पाणिनि जी ने प्रयोग किया भूतपूर्वे। आया कि नहीं? तो इति निर्देशात, है ना, ऐसा निर्देश कर देने से किसका पूर्व निपात हो जाएगा, भूत का पूर्व निपात, मतलब पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। आया कि नहीं, पूर्व में भूत को रख दिया जाएगा, क्योंकि निर्धारण नहीं ना हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो किसको पूर्व, अरे पूर्व को भी रख सकते हैं, अब तो हम भूत को भी रख सकते हैं, क्योंकि जो पूर्व प्रयोग कराने वाला उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है, उसके द्वारा तो उपसर्जन को पूर्व में प्रयोग होता है। उपसर्जन किसका नाम हो, तो उपसर्जन तो दोनों का नाम हो सकता है। अरे सूत्र में प्रथमांत पद है सुबंत, उसके द्वारा निर्दिष्ट हम भूत को भी मान सकते हैं, पूर्व को भी मान सकते हैं। आया कि नहीं? तो दोनों का पूर्व प्रयोग हो सकता है, नहीं हो सकता है, बारी बारी से दोनों का कर लो, पर्यायण बारी बारी से दोनों का कर ले सकते, दोनों तरह का हम प्रयोग कर दे। लेकिन कहा नहीं, भगवान पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाया भूतपूर्वे चरण, तो सूत्र के अर्थ में हमको नहीं जाना है बाबू, लेकिन वहाँ भगवान पाणिनि जी ने पूर्व में किसका प्रयोग किया है, भूत का प्रयोग किया है। इसलिए भूत का ही पूर्व निपात, पूर्व प्रयोग करना। आया कि नहीं, प्रमाण दे दिया इन्होंने, आया ना। तो चलो, तो क्या बन गया, भूत को पहले रख दो, तो भूत पूर्व ये बन जाएगा ना। शुभ लोग सब कर चुके थे, भूत का बस पूर्व प्रयोग किए। कैसे किए, तो ये निर्देश से, इस प्रमाण से, आया ना। तो भूत पूर्व ये स्थिति बन गए। अब ये समास है ही, प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, तो इससे क्या आ जाएगा, सु आ जाएगा ना। सौजस मोड से सु आएंगे, सु का रूप विसर्ग को कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, भूतपूर्व। देखो वही तो बनाया है, भूतपूर्व। आया कि नहीं? मैं कहते हैं हमारा भूतपूर्व छात्र है, भूतपूर्व है, मतलब पूर्व में हुआ, पहले हुआ छात्र है, पूर्व का छात्र है, यही ना तात्पर्य। भूतपूर्व नहीं कहते, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व छात्र, भूतपूर्व का आचार्य है, भूतपूर्व प्राचार्य है, कहते हैं ना। तो भूतपूर्व मतलब क्या, पूर्वम भूत, पहले जो हुआ उसको कहेंगे भूतपूर्व। लगा यही भूतपूर्व, ये समाज करने लगा। ये तो भूतपूर्व की प्रक्रिया हम लोगों ने देख ली, बढ़िया से बैठ गए। और लग गया तुमने ये भी जाना कि समास में पूर्व प्रयोग किसका होगा, उपसर्जन का होगा ना, उपसर्जन संज्ञा करने वाले सूत्र को भी देख लिए। अच्छे से चीजों को याद कर लेना है ना, क्योंकि बार बार अभी इसी के आधार पे हमको चलना है। ठीक हुआ, चलिए, तो ये कर लिया, हो गया। ये 11 नंबर क्या लिखा है इसमें, 11 नंबर मूलोक्त विग्रहे। हाँ देखो, मूलोक्त विग्रह, मूल में जो विग्रह का है ना, पूर्वम भूत, मूल में जो विग्रह कहा गया ना, पूर्वम भूत। ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या कहा गया, पूर्वम भूत सु, ये कर दिया। ठीक है ना। अब वो प्रक्रिया आपको भूतपूर्व की प्रक्रिया बता रहे, किस प्रक्रिया से हो रहा है। तो मूलोक्त विग्रह है, मतलब मूल में जो विग्रह किया, वो विग्रह कर देने पर, मतलब क्या विग्रह कर दिया, पूर्वम भूत सु, ये विग्रह कर देने पर आगे क्या, सह सुपा इत्यनेन विभाषा समास संज्ञायाम। अरे इसका नाम समास रख दिया गया ना, किसका नाम,
पूर्व अम भूतसु हाँ, इसका रख दिया ना, किस सूत्र के द्वारा रख दिया? सह सुपा, इस सूत्र के द्वारा समास रख दिया गया। हाँ। और समासत्वाद क्या हो गई बाबू? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा? सुप का लुक हो सुख का जाएगा। लुक, तो वही लिखा है समासत्वाद प्रातिपदिकत्वेन विभक्ति और लुकी, लुक हो जाने, विभक्ति का सुख का लुक हो जाएगा, जी। तो क्या बचेगा? पूर्व भूत, ये बन ये जाएगा। बन जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा है? विभक्ति और लुकी विभक्ति और लुकी भूतपूर्वे चरण इति निर्देशेन भूत शब्द से पूर्व निपाते, आया ना? हाँ। क्या हो जाएगा? भूत का पूर्व निपात कर दिया जाएगा ना? हाँ। कैसे किया जाएगा? वो सूत्र से नहीं हो पाएगा, हाँ, उपसर्जनम पूर्वम से नहीं ना निर्धारण नहीं हो पाएगा, हाँ। क्योंकि यहाँ तो उपसर्जन संज्ञा दोनों की न हो सकती है। हाँ, हो सकती है। समझ में आया? तो उससे निर्धारण नहीं हो पा रहा था, नहीं। इसलिए भगवान पाणिनि जी का निर्देश से हम क्या किए? भूत का निपात कर लिए, मतलब भूत का पूर्व निपात कर लिए, हाँ। पूर्व में रख दिए, निपात कर लिए मतलब रख दिए, पूर्व प्रयोग कर दिए, हाँ। और कर दिए तो भूत पूर्व बन गया, पूर्व बन गया, आया ना? हाँ। और ये प्रातिपदिक है ही, तो सु ला सुला करके वृत्तोत्तर कर दिया भूत पूर्व। हाँ, यही बना दिया। समझे कि नहीं समझे। तो ये इसकी प्रक्रिया रही। चल ये कर दिया। कोई पूछे पूर्व भूत पूर्व में कौन समास है, तो क्या कहोगे? केवल समास है। केवल समास है। केवल समास का उदाहरण आ गया। जी, आया। चलिए, क्योंकि इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं ना रखी गई बाबू। नहीं, अब हाँ। यही भाव बहुरी तत्पुरुष ऐसे कोई विशेष कोई संज्ञा विशेष संज्ञा नहीं नहीं रखी, रखी खाली गई। यही कहा कि ये हाँ। समास होता है, तो समास केवल समास केवल है। समास है। कोई विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त विनिर्मुक्त है। ये समास है, तो केवल केवल समास। समास। चल यही कर लिया, हो गया। हाँ, अब हमको क्रम से पढ़ना है, बीच में बहुत सारी 2-3 लाइन में बहुत सारी बातें बताई है, हाँ। उसको भी पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार उच्चारण कर लो, कल याद करके आना। जी। क्या समय हुआ है? यहाँ 1 घंटा। 1 घंटा हो गया, तो उच्चारण कर लो अच्छे से और याद करके आना, तो बता देंगे, कुछ है नहीं, सरल ही है। चलिए, क्या आया है आगे? कहाँ तक देख लिए? सह सुपा से पढ़ो। सह सुपा, सुप सुपा सह वा समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक, यहाँ तक का तो कर ही हाँ, लिए, कर लिए। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चल फिर क्या आया? अब इससे पढ़ो। परार्था विधानम वृत्ति ही, परार्था विधानम वृत्ति ही। हाँ, कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। पढ़ो। कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। अरे वृत्ति 5 प्रकार की है, गिना दी है। कौन कौन है देख लो। कृत, तद्धित, समास 3 हो गए, हाँ। फिर एक शेष निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। और सनाद्यंत धातु कितनी हो गए? 5 पांच हो गए। ये 5 पंचवृत्त यह वही बता रहे हैं। फिर आगे पढ़ो। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। सच लौकिको अलौकिकश्चेति द्विधा, स च लौकिको किकश्च इति द्विधा। आया ना? आया। अरे विग्रह जो है वो 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। सब बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीज को बताएंगे। हाँ। विग्रह किसको कहते हैं, वृत्ति किसको कहते हैं, ये सब बातें बता रहे हैं, और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बता रहे हैं। इसको याद कर लेना, पूरा याद कर लोगे ना। इति हाँ, केवल कर लेंगे। समास तक इति केवल समास। छोड़ना नहीं, बीच में एक जी, वार्तिक जी। भी आ रहा है आगे, वो भी याद कर लेना। जी। समास करने वाला वार्तिक ही है। हम्म। चलो रखे पाठ को बाबू। जी। चलो करके आओ तो बाबू हो जाए। जी। ये हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं बता। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।